नमस्कार साथियों। चलिए शुरुआत करते हैं हम साइंस गैलेक्सी चैनल पर कुछ नए वीडियो पर। तो यहाँ पर हम लोग वर्ग 2 जो अभी एग्जाम आने वाला है साइंस का हम टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर 2018 में एग्जाम कैसा रहा, क्योंकि देखिए किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है उसका सिलेबस। सेकंड नंबर इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसके जो पुराने पेपर हुए उनका एनालिसिस करिए। और थर्ड होता है उसका बार बार सिलेबस को कवर करके रिवाइज करना। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। 2018 में किस तरह का पेपर आया हुआ था उसका हम शिफ्ट वाइज शिफ्ट एनालिसिस करेंगे साइंस का। तो चलिए बिना समय खराब किए देखते हैं इसको। अच्छा, इससे पहले अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप लिखा है कि नीचे दिए गए प्रारूप मात्र समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के ग्राम अणुओं की संख्या प्रतिनिधित्व करने वाले एक्स वाई जेड ज्ञात करिए। कुछ नहीं है, ये प्रश्न आपको जो कुछ भी पढ़ने में नहीं समझ में आया कोई दिक्कत, सीधी सी बात है, आपके सामने प्रश्न ये लिखा है। अब आपको यहाँ पर संतुलित करना है बस इसको। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप एफ ही कितने हैं, 2 हैं। तो आप स्वाभाविक सी बात है यहाँ एफ ही कितने लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। यहाँ पर क्लियर, कितना लिखेंगे, यहाँ पर एफ ही की संख्या यहाँ पर आपके 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपकी एफ ही की संख्या कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर एफ ही की संख्या 2 लिखना है। क्लियर, तो यहाँ पर आपकी एफ ही की संख्या कितनी हो चुकी है, 2। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपकी कितनी हो गई है, 2। क्लियर, अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जब ये 2 हो चुकी है, क्लियर, तो अब यहाँ पर देखिए, अब ऊपर अगर आप यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर एफ ई के लिए देखिए ऑप्शन है यहाँ पर था कि भाई यहाँ पर 4 लिखेंगे, आप 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर आप देखिएगा आपने यहाँ पर लगा दिया। अब दूसरे नंबर पे आप सीओ को देखिए, सीओ इस पेपर ने लिया, मान लीजिए 3 रखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जैसे ही 3 रखा हमने यहाँ पर 3 रखा तो यहाँ पर कितने हो जाएगा सीओ। तो यहाँ पर देखिए फिर आपके 3 यहाँ पर सीओ रखने के बाद आपके कितने हो जाते हैं, 3 सीओ हो जाते, 3 6 हो जाते हो। यहाँ पर 2 लगा है तो हम यहाँ पर भी कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। कार्बन भी हमारे यहाँ 3 हो जाते हैं, तो इस तरह से संतुलित हो जाएगा। क्लियर, कुल मिलाकर के समीकरण को संतुलित करना था। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला। दूसरा प्रश्न आपका कहता है कि यदि यदि ध्वनि तरंग एक माध्यम से प्रसारित हो तो क्या होता है। मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि ध्वनि जैसे मान लीजिए किसी माध्यम से जाएगी तो क्या होता है वहां पर। तो आप देखिए यहाँ पर ध्वनि के लिए यहाँ पर जैसे लिखा है आपका पहला कि माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत स्थानांतरित होते। माध्यम के कण कभी गति नहीं करते, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि माध्यम के कण नहीं बल्कि माध्यम के विक्षोभ गति करता है। समझ रहे ना, माध्यम के कण विश्राम अवस्था में गति करते, कण तो करते ही नहीं। मैं बार बार बोल रहा कि ये यहाँ जो कण की बात कर रहे ये गति नहीं करते, माध्यम के कण विश्राम अवस्था में ये भी नहीं करते। और अगला आप जैसे देखें यहाँ पर कि माध्यम के कण उनकी माध्य स्थिति के समीप इधर उधर गति करते, ये सही है। माध्यम के कण भी प्रसार दी, ये भी गलत है, क्योंकि देखिए क्या होता है जब भी ध्वनि जाती है तो केवल माध्यम की विक्षोभ ही जाती है। आपने देखा होगा यहाँ पर आप यहाँ पर जो ध्वनि आपको पता है क्या, एक प्रकार के अनुदैर्ध्य तरंग है। क्लियर, तो यहाँ पर केवल विक्षोभ, समझ पा रहे ना, विक्षोभ उत्पन्न होता है। क्या होता है, केवल विक्षोभ उत्पन्न होता है। तो इस वजह से यहाँ पर सीधा रखें, माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गतिशील होते हैं। जैसे आपका ये माध्य स्थिति इस साइड है तो ये स्थिति होती है इसमें, समझ पा रहे ना, ये वाली। तो ये आपका आंसर रहा यहाँ पर। क्लियर, चलिए तो आपका यहाँ पर आंसर कौन सा रहा सही, ये वाला। क्लियर, ये तीसरे नंबर का आंसर आपका ये क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा तालाब संवर्धन प्रणालियों के लिए चयनित की गई सामान्य विधियां कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कि तालाब संवर्धन प्रणालियों की चयनित सामान्य विधियां कि सार्क और रे है, कि सार्डन और मैकरेल है, म्यूलेट्स और भेटकी और पर्ल स्पॉट है, या फिर आपका कतला रोहू मृगल सामान, ये आपका है। मतलब यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि तालाब संवर्धन के लिए आप किस मछलियों का चयन करेंगे। तो आप देखिए ये शार्क वगैरह तो कितनी बड़ी होती, क्या ये तालाब में बनेगी, कभी नहीं बनेगी। यहाँ सार्डिन और मैक्रेल ये भी नहीं बनेगी, समुद्री मछलियां हैं।
क्लियर। ये भेंट की पर्ल स्पॉट ये भी नहीं, हमें ये आप सब जानते हैं कि कतला, रोहू, ये मतलब सामान जो ये लिखा ग्रास कार्प, ये मतलब घास खाती है। आप कक्षा 9th की क्लास उठा करके देख लीजिए तो वहां पर एक प्रश्न पूरी तरह से बिल्कुल कॉमन रखा हुआ है। क्लियर ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक चौथा वाला। तो ये आपका यहाँ पर आंसर है। क्लियर ना। तो आपका आंसर कौन सा है करेक्ट, ये वाला आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम। क्लियर। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि तारों की टिमटिमाहट, क्या हो रहा है कि तारों की टिमटिमाहट के लिए उत्तरदायी है। कुल मिलाकर के प्रश्न ये 10th का है, क्लास 10th का प्रश्न है कुल मिलाकर के। ठीक है। और ये कह रहा है कि आखिर तारे टिमटिमाते कैसे हैं। क्लियर ना। हाँ, तो आइए हम आपको बताते हैं यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर तारों के टिमटिमाने की बात को की जा रही है। क्लियर ना। तो देखिए आपने देखा होगा कि तारे जो टिमटिमाते वो अपवर्तन घटना के कारण होते हैं। तो यहाँ पर प्रसार और परावर्तन लिखा, बिल्कुल गलत है। यहाँ परावर्तन लिखा, ये भी गलत है। वायुमंडलीय अपवर्तन, ये आंसर यहाँ पर दोस्तों करेक्ट है। आप ये कक्षा 10वीं का है और आप परावर्तन अपवर्तन को पढ़िएगा, वहां पर आपको ये प्रश्न दोस्तों मिल जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न क्रमांक 5 का मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आखिर पेपर कहाँ से आता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस बीमारी को हमारे देश ने लगभग खत्म कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो लगभग शब्द क्यों आया, इसलिए लगभग आया है शब्द इसको दोस्तों, क्योंकि अभी आपने हाल में देखा था कि हमारे यहाँ पर मतलब पोलियो को जो लगभग खत्म हो गया था। मतलब क्यों अब लगभग मैं बोल रहा हूँ, कोई भी केसेस नहीं देखने को मिल रहे थे, लेकिन 2017 में एक केस आ गया हमारे देश में, और इस वजह से मतलब उसको लगभग की श्रेणी में फिर आ गया, वो समझ रहे ना। तो लगभग इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर ये मतलब इसका एक मामला आ चुका था, इस वजह से इसका आंसर पोलियो है। देखिए मस्तिष्क सोचते ये रहती है। मलेरिया कॉमन बीमारी है, आप देखें बहुत मलेरिया, डेंगू ये तो छोटी मोटी, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। इतना सरल ये आपके मतलब कक्षा 9वीं का पढ़ लीजिए, स्वास्थ्य वगैरह का जो अध्याय है उसमें आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, आप किसी वस्तु ठीक है, किसी वस्तु की गर्माहट को उसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है। तो किसी वस्तु की जो गर्म है उसको किसके द्वारा मापेंगे आप, आयतन में मापते क्या, नहीं बिल्कुल, ये तो आप कुल मिलाकर के 9वीं का पहला ही अध्याय का प्रश्न है। तो आप किसको किससे मापेंगे, तापमान में मापेंगे। भाई कोई वस्तु गर्म है तो मतलब उसका ताप ज्यादा होगा ना, यहाँ तो कोई आकार में घनत्व नहीं मापेंगे, आपको पता है। तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है, कक्षा 9वीं का है। और आपका आंसर दोस्तों क्या है, आपका आंसर है टेम्परेचर। तो छोटी मोटी चीज है, कक्षा 9वीं का प्रश्न है, तो कोई ज्यादा मैं उसमें समय खराब नहीं करूंगा। क्लियर। चलिए अब अगला देखिए हम प्रश्न आपको देखते हैं। ये हो गया है अगला, एक पेंडुलम के दोलन की आवृत्ति, समझ रहे ना, एक हर्ट्ज है तो दोलन की अवधि क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है एक पेंडुलम के दोलन की आवृत्ति क्या है, एक हर्ट्ज है, तो इसके दोलन की अवधि क्या है। जब देखिए आवृत्ति का मतलब क्या होता है, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, कोई भी मतलब आपका बिंदु है। ठीक है। तो कोई भी बिंदु है तो उसका आपने मतलब बिंदु के इधर उधर जाना, जैसे आप देखिए ये है, तो यहाँ पर आप अगर जो भी ऐसा मतलब अपने बिंदु के इधर उधर ये हो रहा है, तो ये क्या है, आवृत्ति है। तो यहाँ पर ये आंकिक प्रश्न है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर इसको आंकिक वाले का मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो यहाँ पर आप अभी फिलहाल के लिए आंसर देख लीजिए कि फर्स्ट इसका आंसर है। क्लियर। हाँ, अब ये भी आप जितने भी ये आंकिक प्रश्न है इनको मैं सेपरेटली आपको लगवाऊंगा, ये आप देख लीजिए। तो मतलब वो कक्षा किस क्लास का, 9th का प्रश्न है। ये भी 10 किलोग्राम का एक निकाय 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 5 सेकंड के लिए एक क्षैतिज सतह के समांतर गतिशील है, तो उस निकाय द्वारा प्रतिपादित त्वरण है। आपको पता है 9th क्लास का प्रश्न है। क्लियर। चलिए अब अगला दिया गया, नीचे दिए गए विकल्प में से चुनकर कथन को सत्य बताइए। अब यहाँ पर चलिए हमें बताना है, क्या बताना है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर कथन को पूर्ण करें कि पदार्थ वह होता है। मतलब यहाँ पर एक कक्षा 9वीं का प्रश्न है, आपको सीधा पता चल पा रहा हो कि पदार्थ भाई क्या होता है। देखिए यहाँ पर पदार्थ किसके ऊपर है, कक्षा 9 का प्रश्न है ये। ठीक है। तो पदार्थ के बारे में आप बोला गया, क्या क्या बोला गया कि वह स्थान घेरता है और जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है। बिल्कुल होता है, पदार्थ स्थान घेरता है उसका निश्चित द्रव्यमान होता है।
स्थान घेरता है लेकिन इसका कोई निश्चित द्रव्यमान नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? होता। तो ये तो गलत हो गया दूसरा। एक द्रव्यमान के साथ एक ठोस के रूप में मौजूद, एक निश्चित द्रव्यमान के साथ एक ठोस के रूप में मौजूद है। जरूरी नहीं है पदार्थ ठोस के रूप में मौजूद हो, किसी भी अवस्था में हो सकता है। एक निश्चित द्रव्यमान एवं एक निश्चित आकार का होता है। जरूरी नहीं है निश्चित आकार हो पदार्थ का, क्योंकि आप देखिए, आप द्रव का कोई आकार नहीं होता है, समझ रहे ना। तो आपका इसमें क्या है, स्थान घेरता और एक निश्चित द्रव्यमान होता है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, एक स्थान घेरता और एक निश्चित द्रव्यमान होता है। ये पहले ही अध्याय का प्रश्न है। क्लियर ना? 9वीं की क्लास का प्रश्न है दोस्तों। ये कौन सी क्लास का है? क्लास 9 का प्रश्न है। तो आप बिल्कुल पहले मैंने बताया था, तो क्लास 9 का। क्लियर? किसका है ये प्रश्न दोस्तों? क्लास 9th का ये प्रश्न है। क्लियर ना? हाँ, पहले ही अध्याय का प्रश्न है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। लिखा है कॉपर सल्फेट के बेग विलयन जिसमें लाल भूरे रंग का ठोस जमा हुआ, उसे हटाना तथा विलयन के नीले रंग से रंगहीन बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली उपयुक्त धातु का चयन करें। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जस्ता धातु का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जस्ता यहाँ पर इससे रिएक्ट करेगा। कैसे करेगा? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, यह है कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। आपने रिएक्शन पढ़ी होगी कक्षा 10वीं का, और पहले अध्याय का है। पहले अध्याय का नहीं, धातु धातु का है। और यहाँ पर क्या है? जिंक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा। और क्या हो जाएगा? कॉपर ये हो जाएगा। तो ये क्या है? कौन सी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण? और ये कक्षा 10वीं का प्रश्न है। किस क्लास का है? 10वीं का ये प्रश्न है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर? जस्ता आएगा, जिंक। अगला लेगा, तेज धार वाली धातु की पेन आसानी से लकड़ी के बोर्ड में घुस जाएगी, क्यों? मतलब ये है कि जैसे इस तरह से, ये देखिए इसकी धार पेनी है ना, और ये साइड मोटा है, तो कौन सी घुस जाएगी? ये वाली। क्या रीजन है भाई इसका? आप देख पा रहे हैं कि ये नुकीला है। नुकीला होने का मतलब क्या है? इसका संपूर्ण जो मतलब इसका क्षेत्रफल यहाँ पर क्या है? कम है। समझ रहे ना? तो देखिए संपर्क क्षेत्र कम होने से बल बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। जितना संपर्क क्षेत्र कम होगा बल बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि इसका अभी इतने पे एरिया पे लग रहा है, इसका कम पे लग रहा है। दूसरा, संपर्क क्षेत्र कम होने से बल कम होता है, दूसरा गलत है। 6 का लिखा के क्षेत्र कम होने से दाव कम होता है, संपर्क क्षेत्र कम होने से दाव कम होता है, तीसरा गलत है। संपर्क क्षेत्र कम होने से दाव बढ़ता है। तो ये मतलब यहाँ पर संपर्क क्षेत्र क्या है? कम है, तो इसमें क्या हो जाता है? दाव बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बढ़ता है? दाव बढ़ता है, बल नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर क्या? दाव बढ़ेगा। क्लियर? तो ये आंसर आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर इन्होंने कोई आंसर जो है ना, देखो दाव बढ़ता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दबाव बढ़ता है, इस वजह से ये चले जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से आपका ये प्रश्न जो आपका कन्फर्म है। और ये किस क्लास का प्रश्न? तो ये कक्षा 9th का प्रश्न है। क्लियर? किस क्लास का प्रश्न है ये वाला? क्लास 9 का प्रश्न दोस्तों। क्लियर? किस क्लास का है? कक्षा 9 का प्रश्न है ये। ठीक है क्लास 9 का। तो मैं आपको सिर्फ रिव्यू करा रहा हूँ कि भाई आप ये देख पाए कि आखिर प्रश्न पूछे कहाँ से गए थे। क्लियर ना? हाँ, यहाँ पर भी देख लीजिए, यांत्रिक प्रश्न आगे के शून्य सुधार के लिए साथ एक स्क्रू गेज एक तार के व्यास को मापने के लिए उपयोग में लाए जाने पर निम्नलिखित रीडिंग देता है। पिच मापक रीडिंग 0 mm और हेड मापक रीडिंग 52 खंड दिया गया। तो मुख्य व्यास 1 mm हेड और ये 200 mm, तो उपरोक्त का तार क्या होगा? तो ये देखिए आपका जो आपका कक्षा 9वीं का प्रश्न दिया गया है ये। क्लियर? जब एक तांबे का पात्र लंबे समय तक आर्द्र वातावरण रहता है तो उस पर एक हरे रंग की परत जम जाती है। यह हरा परत किन तत्वों का मिश्रण है? तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी हरा कॉपर में मतलब जंगल है, कॉपर का संक्षारण का उदाहरण। तो देखिए आप, यहाँ क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड है यहाँ पर। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड वो कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर हाइड्रोक्साइड वो CuCO3 है। यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड CuCO4 है। यहाँ पर ये और ये है। तो निश्चित रूप से आपका जो पहला ये वाला ये, तो यहाँ पर क्या बनता है? ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है और कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, तो ये कॉपर कार्बोनेट और ये क्या बन जाता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपका कक्षा 10 का प्रश्न है। क्लियर? किसका है? ये कक्षा 10वीं का प्रश्न है। ठीक है, तो जब एक तांबे का पात्र लंबे समय तक आर्द्र वातावरण में रखा रहता है तो उस पर एक हरे रंग की परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ
किन तत्वों का मिश्रण होता है, तो ये किसका रहता है, इनका मिश्रण आपका दोस्तों रहेगा। क्लियर, तो ये प्रश्न आपका हो गया है। तो कक्षा 10वीं का प्रश्न है, कोलाइड के अनुमानित गुणधर्म का चयन कीजिए। कोलाइड 9वीं का प्रश्न है दोस्तों। कोलाइड के कण जब तक नहीं जमते जब तक कि उन्हें शांत नहीं छोड़ दिया जाता, यानी कोलाइड विलयन काफी स्थिर होते हैं। ठीक है ना, तो कोलाइड विलयन को वास्तव में ये बात सही है। कोलाइड के कण, कोलाइड के अनुचित का चयन करना, तो ये तो सही है बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोलाइड कण सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो कोलाइड कण सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती, इनके लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, ये भी ठीक है प्रश्न का आंसर। कोलाइड कणों का व्यास से 10 की पावर 7 से 10 की पावर -5, ये भी ठीक है। ये कोलाइड विलयन प्रकृति में सजाती होता है, ये आपका गलत है दोस्तों, ये इसका प्रकृति विषमांगी होती है, ना कि समांगी। क्लियर, तो ये यहाँ पर रॉन्ग आपका निकल के आ रहा है दोस्तों, ये वाला, क्योंकि इसकी प्रकृति कभी भी समांगी नहीं होती दोस्तों, इसकी प्रकृति कैसी होती है, विषमांगी होती है। ठीक है ना, इसकी प्रकृति कैसी होती है, विषमांगी होती है, और ये क्या कह रहा है कि इसकी प्रकृति सजातीय होती है, तो ये यहाँ पर आपका रॉन्ग निकल के दोस्तों आ जाएगा। और ये कक्षा 9th का प्रश्न है दोस्तों। क्लियर ना, ये देख लीजिएगा आप, देखिए आकर प्रश्न क्रमांक आपका 15वां है दोस्तों, कि मानव शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए एक ट्रेसर के रूप में प्रयुक्त होने वाले तत्व की पहचान करिए। यूरेनियम नहीं, इसका उपयोग नहीं किया जाता। आयोडीन, सोडियम, कोबाल्ट, कोबाल्ट का उपयोग देखिए उसके कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप सोडियम की बात करें, ठीक है, या आयोडीन, तो यहाँ पर आपका आंसर है दोस्तों ट्रेसर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम का। आयोडीन का भी नहीं, आयोडीन का घेंगा के रूप में। देखिए, तो ये कक्षा आपका 9th का प्रश्न है दोस्तों, किसका है, कक्षा 9th का प्रश्न है। क्लियर, हाँ, तो देखिए इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, परमाणु भट्टी के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है, परमाणु भट्टी के रूप में। क्लियर, इसका उपयोग किसके में किया जाता है, घेंगा रोग में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, घेंगा या ग्वाटर रोग के उपचार में किया जाता है। आपका जो कोबाल्ट है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, कैंसर के उपचार में। बचा कौन, सोडियम। ये दोस्तों आपका आंसर है, कक्षा 9th का प्रश्न है। आप उठा के देखिए, 3 आपको बिल्कुल सीधा उपयोग अनुप्रयोग लगेगा, इसका नहीं मिलेगा, और यही आपका आंसर है। तो आप अब तक क्या देख रहे थे दोस्तों, सारा मतलब जो कुछ भी आ रहा है पूरा 9th और 10th से आया था। और अभी आप 2000 जो इसमें पिछले साल 23 में जो प्रश्न हुआ था, जो 24 में जो प्री एग्जाम हुआ था, उसका भी मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करिए, और अपने इसी तरह से और वीडियो हम आपके लिए जरूर लाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।